भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, जब कोई कार्य सकारात्मक सोच के साथ समाज में कुछ बेहतरीन बदलाव लाने के जज्बे के साथ शुरू किया जाता है तो सफलता निश्चित ही मिलती है और लोग साथ जुड़ने लगते हैं और कारवां बन जाता है। ऐसे तमाम लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियों को समेटकर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो जज्बा देती हैं, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कूड़ा कचरा प्रबंधन की समस्या आज शहर से लेकर गांव तक हर जगह परेशानी का सबब बनी हुई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा कचरा प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था ना होने के कारण ये समस्या और भी व्यापक है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रबंधन के लिए आगे आ रहे हैं और कूड़े कचरे का किस तरह से निस्तारण किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही काम कर रही है एक गैर सरकारी संस्था हीलिंग हिमालय, जिसने मनाली के आसपास की 6 पंचायतों को किस तरह से कूड़ा कचरा मुक्त बना दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के साथ लगती 6 पंचायतों प्रीडी, जगतसुख, गोजरा, नग्गर और हरिपुर पंचायतों में अब कूड़ा कचरा प्रबंधन कोई समस्या नहीं रह गई है। ये प्रयास है एक गैर सरकारी संस्था हीलिंग हिमालय का। संस्था के लोग स्वेच्छा से मोहल्ला मोहल्ले जाते हैं और घर घर से गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, वॉलंटियर बेस बहुत कम था, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। 2 साल लगे हमें अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में। 2 साल के बाद जब हमारे पास काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हो गए, उसके बाद हमें इशू आया कि कलेक्टेड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। 70% में सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसाइकलर्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट है जो वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में, वो ग्लास बॉटल्स हैं, उसके बाद पेट बॉटल्स हैं और उसके बाद MLP है। तो ये सब चीज़ों के रिसाइकलिंग के सेटअप्स हैं, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग यूनिट हो और वहीं पे जहाँ पे जितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकिल किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही और उसको रीयूज किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। हीलिंग हिमालय के इन प्रयासों से ग्रामीण भी खुश हैं। उनका कहना है कि जब से संस्था ने ये पहल शुरू की है तब से गांव साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। कचरे को साफ करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सांगवान और उनकी टीम ये काम बखूबी कर रही है। इसमें हमारा प्रीणी पंचायत से लेके पूरा लेफ्ट बैंक में नीचे नगर तक जितनी पंचायतें जिन्होंने हमारे साथ MOU किया है तो उनका हम वेस्ट पिकअप करते हैं। प्लस किसी ने सेपरेटली अगर किया है तो उनके होटल से भी हम वेस्ट पिकअप करते हैं। बट द ओनली कंडीशन इज आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ेगा। अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे हम वेस्ट नहीं लेंगे। अब तक हिमालयन की तलहटी से लगभग 8 लाख किलोग्राम गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को साफ किया जा चुका है। मिशन अभी जारी है जब तक तस्वीर पूरी न बदल जाए। बहुत सुविधा हुई है क्योंकि यहाँ पंचायत की तरफ से था ही नहीं कुछ, है ना जी। तो चारों तरफ कूड़ा पड़ा होता था, कहीं फेंक नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे। तो अब इनके आने से ये बहुत सुविधा मिल गई है। यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी कि हम बिना सेग्रीगेशन देते थे, फिर उन्होंने हमारी क्लासेस लगाई कि भाई इनको ऐसे आप सेग्रीगेट करो, तो उसका काफ़ी फायदा हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट, DD न्यूज। किसी ने ठीक ही कहा है, सकारात्मक सोच के साथ शुरू किए गए प्रयासों के नतीजे हमेशा बेहतर ही होते हैं। हम आप सब अक्सर बिस्किट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं और उसका रैपर कहीं फेंक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन रैपर्स का आखिर क्या होता होगा? हम लोग अक्सर प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन रैपर्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और प्लास्टिक कचरे को बढ़ाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे कुछ युवाओं की ऐसी टीम से जो इन रैपर्स का बेहतर इस्तेमाल कर खूबसूरत हैंड बैग्स तैयार कर रहे हैं और भी कई प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो एक तरफ खूबसूरत तो है ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बहुत लाभदायक और सराहनीय प्रयास हैं। ये महिलाएं जो प्लास्टिक रैपर्स को इकट्ठा करके इनसे कुछ बना रही हैं, ये इकोकारी है, यानी पर्यावरण से जुड़ी कारीगरी। दरअसल इकोकारी पुणे में स्थित एक स्टार्टअप है। यहाँ महिला कारीगर वेस्ट प्लास्टिक रैपरों से कई प्रकार के टिकाऊ उत्पादों को तैयार करती हैं।
यहाँ प्लास्टिक के कचरे को हैंडबैग और अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे कि फैशन के सामान में बदलने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने का काम भी किया जा रहा है। जहाँ दुनिया भर के लोग प्लास्टिक प्रदूषण से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करके स्थायी जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बेकार पड़े कचरे को और खाद्य पदार्थों को पैक करने वाली प्लास्टिक को कचरा बीनने वालों से कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे रिसाइकिल किया जाता है। We are working on two basic missions. One is we are trying to conserve the environment by upcycling single-use plastic like biscuit packets, chips packets, gift wrappers, e-com packets. And now we have started using audio and video cassettes also. And the second part of the mission is that we are enabling livelihood of women and youth by teaching them how to use Charkhand Handloom for the upcycling process. Eco has been taken from the eco-friendly word, so that's the first part. And Kari from the Karigar, which is a Hindi word for the artisans. ये देखिए किस तरह से महिला कारीगर हैंडलूम का उपयोग करके प्लास्टिक के रैपरों को टिकाऊ कपड़े में काटती और बदलती हैं और फिर इसी बुने गए प्लास्टिक के कपड़ों से वो बैग और प्लांटर्स जैसे उत्पाद बनाने के लिए कपड़ों की सिलाई करती हैं। इको का मतलब होता है पर्यावरण और कारी का मतलब होता है कारीगर। ऐसा काम जो कारीगर को पर्यावरण से जोड़ दे। इस काम में कुछ हद तक शिल्प कौशल भी शामिल है। यहाँ की महिलाएं हैंडबैग से लेकर पर्स तक और बुक कवर तक सब कुछ बनाती हैं। इस ब्रांड के सभी उत्पादों को कारीगरों द्वारा चरखे से बुनाई जैसी पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इन हैंडबैग्स के ऊपर की गई कारीगरी अनायास ही महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। We use a lot of multi-layer, so inside of which is little silvery kind of, which gives a lot of shine in the products. So those are instant hits with a lot of this women, and for the corporates and all that gifting, we keep them muted like the regular polythene bags. The raw material is that, so it doesn't give that shine. So we still have close to 65% of the customers are coming as a woman and 35 is males. So that's the customer segregation for us because of the shine and all those into these products. एक तरफ तो प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके उसे उपयोग में लाना और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना और साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, इकोकारी की ये पहल एक साथ कई काम कर रही है। तो अब आगे से आप कभी भी बिस्किट खाइए, टॉफी खाइए, उसके रैपर्स को रख लीजिए और जब कभी कोई ऐसी टीम आए जो रैपर्स का कलेक्शन करती हो तो उनको दे दीजिए। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरें होंगी। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज हम आपको हौसले और जज्बे की एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी आपको पॉजिटिविटी की एक शानदार डोज देगी। जी हाँ, एक चपरासी जैसे पद से इन्होंने शुरुआत की अपने काम की और आज वो कई कंपनियों के सीईओ और फाउंडर भी बन गए हैं। कैसे ये सफर उन्होंने हासिल किया है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीद से बड़ी छलांग लगा पाते हैं और समाज में मिसाल कायम कर पाते हैं। उन्हीं चंद सफलता की कहानियों में से एक है छोटू शर्मा की कहानी। चंडीगढ़ के रहने वाले छोटू शर्मा, जो कभी एक कंपनी में चपरासी के रूप में काम करते थे, आज चंडीगढ़ में 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव में जन्मे छोटू ने सरकारी कॉलेज से बीए पास तो किया, लेकिन वहां भी बिना व्यावसायिक कोर्स किए कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। छोटू खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहते थे और चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में बिना कुछ कमाए जीवन यापन करना संभव नहीं था। तब छोटू ने फैसला किया कि कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर के बल पर ही करियर बनाया जाए।
तो वहाँ पे कोचिंग शुरू करनी थी, तो वहाँ पे फीस भी अच्छी होती थी। तो मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर एपटेक में ही जो सेंटर हेड थे वहाँ के, उन्होंने बोला छोटू तू यहाँ पढ़ा भी कर और साथ में यहाँ पे जॉब किया कर, ठीक, ऑफिस बॉय की, और आपको 800 रुपीज़ जो हैं पर मंथ मिलेंगे। छोटू के मुताबिक पेट भरने के लिए उन्होंने एक स्थानीय कंप्यूटर सेंटर में चपरासी की नौकरी की और इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर ली। वो दिन भर कंप्यूटर सेंटर में चपरासी का काम करते थे और रात को जागकर पढ़ाई करते थे। जैसे ही कंप्यूटर खाली मिलता, छोटू उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। दिन भर कंप्यूटर सेंटर में रहने के उन्हें कई फायदे हुए। नौकरी के साथ साथ छोटू अपने कोर्स की प्रैक्टिस भी करते और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे छात्रों को भी कंप्यूटर कोर्स की बातें सिखाते। धीरे धीरे छोटू में कंप्यूटर टीचिंग की क्षमता उत्पन्न हो गई। 1 साल मैंने ऐसे किया, साथ में वो जॉब करता था और साथ में पढ़ता था। फिर 1 साल बाद मुझे वहीं एपटेक में ही मुझे पढ़ाने के बोला गया। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ में एपटेक में ही कुछ टीचर्स होते थे जिनसे मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए, कहते इनको घर पढ़ा दो जाके। छोटू शर्मा आज CS सॉफ्ट सॉल्यूशन और CS इन्फोटेक जैसी 2 कंपनियों के संस्थापक और CEO हैं। मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है, इस बात के परिचायक हैं छोटू शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये कहानी हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि निराश कभी नहीं होना चाहिए। बस सकारात्मक सोच के साथ काम करते रहिए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर घाटी में और आपको मिलवाएंगे रईस रशीद से, जो कि विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं, परंपरा और लोक कला के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। जम्मू कश्मीर का पारंपरिक लोक रंगमंच भांड पातेर कहीं लुप्त होता जा रहा है। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के रहने वाले युवा कलाकार रईस रशीद, जिन्हें रईस वाथुरी भी कहा जाता है, इस लुप्त होती कला को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास में जुटे हैं। वे इस पारंपरिक लोक रंगमंच को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाकर नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। रईस भांड पांथेर का प्रदर्शन काफी लंबे समय से एक थिएटर कलाकार के रूप में करते आ रहे हैं। वे बचपन से ही इस पारंपरिक लोक कला की तरफ आकर्षित थे। उनका गांव वाथेरा इस पारंपरिक लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। खुशनसीब समझता हूँ कि मैं फोक थिएटर के लिए काम करता हूँ। फोक थिएटर या मैं बांड पत्थर, पर्टिकुलरली इसका नाम दूँ, फोक थिएटर या बांड पत्थर एक ही है, लेकिन हमारे कश्मीर में इसको बांड पत्थर के नाम से जाना जाता है। और मैं ये कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि ये जो मेरी फैमिली है उनको कभी ये एहसास हो कि हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है। रईस वाथुरी भांड पांथेर लोक कला में आधुनिकता का पुट भी शामिल कर रहे हैं। उन्होंने पूरे कश्मीर में अब तक 100 से अधिक नुक्कड़ नाटक किए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के जन जागरूकता कार्यक्रम के चलते रईस ने RTI और यौन शोषण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर नाटकों का मंचन किया है। रईस और उनकी टीम को गांव में भी खासा प्यार और सम्मान मिलता रहा है। उनके इस कला के प्रति समर्पण के लिए संस्कृति मंत्रालय पुरस्कार, जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज युवा व्यक्तित्व पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कश्मीर गॉट टैलेंटेड में भी अभिनय की श्रेणी में रईस विजय हो चुके हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक अच्छी टीम बने, जहाँ पर भी हम जाए अपना नाम कमाए और ख़ासकर इस आर्ट को जिंदा रखें। नौजवान ही एक कौम का मुस्तकबिल है, नौजवान नहीं आएंगे तो खुद ब खुद मर जाएगा। रईस वाथुरी युवाओं को भांड पांथेर के विभिन्न रूपों की बारीकियां तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ इस लोक कला में नए आयाम भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। रईस लोकगीत और सांस्कृतिक अध्ययन में पारंगत है और उन्होंने श्रीनगर के एक्टर्स थिएटर से स्टेज क्राफ्टिंग का औपचारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच।
हमारे साथ मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अक्सर बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बंजर भूमि होती है और अक्सर ये बंजर भूमि वहां के युवाओं के पलायन का कारण बनती है, क्योंकि युवा वहां से निकलकर कहीं और रोजगार की तलाश में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे युवा अपनी सूझबूझ से बंजर भूमि में भी सोना उगा सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करके दिखाया है बांका जिले के किसानों ने। इन किसानों ने बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती कर अपनी आय बढ़ा ली है और अपनी आर्थिकी में इजाफा किया है। आइए आपको दिखाते हैं बांका से ये खास रिपोर्ट। ये बिहार के बांका जिले के किसान हैं जो बंजर जमीन पर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं। किसान बताते हैं कि लेमन ग्रास बंजर जमीनों पर आसानी से हो जाता है और औषधीय गुण होने की वजह से इसकी बाजारों में अच्छी खासी मांग है। स्थिति चलते इसमें कुछ लगा नहीं पाते थे, पानी का भी स्रोत नहीं था और बांका के डीओ के द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई कि लेमन ग्रास लगाइए, इसमें बंजर भूमि है, इसमें लगाइए, आपको बेनिफिट भी होगा। कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता था, इसमें लेमन ग्रास लगा दिए, जिसमें एक बार काटते हैं 3 साल तक हम लोग उसको चलाते रहते हैं। सरकार से कुछ लाभ मिला है? हाँ, अनुदान मिला है। जिला प्रशासन की मदद से 500 से अधिक किसानों ने अपनी बंजर भूमि को सुगंधित खेतों में बदल दिया है और लेमन ग्रास तेल के निर्यात के लिए अपना खुद का FPO भी बनाया है। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि बांका जिला में लगभग 3500 एकड़ भूमि जो है बंजर भूमि पड़ा हुआ है और उसका एक ही विकल्प है कि लेमन ग्रास की खेती, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ बारिश पड़ जाए तो हम साल में कम से कम 2 फसल ले सकते हैं और इरिगेशन की अगर सुविधा देते हैं तो साल में हम लोग 3 फसल लेते हैं। लेमन ग्रास की खेती के लिए थोड़े पानी की ही जरूरत पड़ती है। ये पथरीली जमीन पर कम से कम देखभाल के साथ बढ़ सकती है। साथ ही किसान साल में इसकी 3 फसलें ले सकते हैं। कम सिंचाई सुविधाओं के साथ वे साल में 4 बार लेमन ग्रास की कटाई भी कर सकते हैं। बांका जिला परंपरागत तरीके से एक बंजर क्षेत्र है और यहाँ पर आमतौर पर जैसे फसल होती हैं या फिर पेड़ होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कृषक नहीं कर पाते हैं उसको आमदनी के लिए। और लेमन ग्रास जो है वर्तमान समय में एक हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1000 एकड़ के करीब जो है उसमें हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग प्लांटेशन कराएंगे और लगभग 350 एकड़ पे ये ऑलरेडी प्लांट भी हो गया है। आज इन किसानों की सूझबूझ से खेत हरे हैं और खुशबू बिखेर रहे हैं। ये खेत सुगंधित लेमन ग्रास की खेती के लिए पहचाने जा रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम और दार्जिलिंग की चाय के बारे में तो आपने खूब सुना होगा और खूब चाय की चुस्कियां भी ली होंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की चाय की। और छत्तीसगढ़ की चाय आज सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये चाय महिलाओं की आर्थिकी सशक्त करने का माध्यम बनी है। जी हाँ, धान की खेती के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ अब चाय की खेती के लिए भी मशहूर हो रहा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर चाय की खेती कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। भारत के लगभग हर घर में आपको चाय के शौकीन आसानी से मिल जाएंगे। भारत में चाय का एक खास स्थान है। आपको कई घर ऐसे मिल जाएंगे जहां सुबह की शुरुआत चाय से होती है। भारत में आसाम और कई साउथ के इलाकों में चाय की खेती की जाती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी चाय की खेती हो रही है। आज जशपुर के चाय की सुगंध से पूरा छत्तीसगढ़ महक रहा है। यहाँ का जो हमारा वातावरण है वो चाय की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है और जो महिलाएं हैं वो लगातार जो चाय के बागान है उसमें काम करती है। और जैसा आप जानते हो कि इसमें रोज़ पत्तियों को तोड़ना होता है, तो उससे उनकी डेली की आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारी महिलाएं उनका सशक्तिकरण बहुत अच्छा हो रहा है और जो समूह की महिलाएं हैं वो भी इस कार्य से जुड़ के काफ़ी अच्छा लाभ ले रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर चाय की खेती कर रही हैं।
इन महिलाओं की लगन और जज्बे को देखते हुए प्रशासन भी इन्हें सहयोग कर रहा है। यहाँ 20-20 महिलाओं के ग्रुप हैं। यहाँ कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और चाय की खेती ने उन्हें रोजगार का एक जरिया दिया है। आर्थिक रूप से सशक्त होकर महिलाएं भी अच्छा महसूस कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ समूह में 2 समूह हैं, महिलाओं 20 जन हैं, 10-10 करके समूह बनाए हैं, 2 समूह। पहले से बहुत आमदनी बढ़ी है। जशपुर के सारूडीह में 20 एकड़ में चाय की खेती हो रही है। यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है। खास बात ये है कि यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। इसके लिए ये लोग खुद ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। पहले यहाँ का जमीन में गुंदली बोन रहे थे, गुंजा बोन रहे थे, कुर्थी बोन रहे थे और अभी 2011 से पौधा लगा हुआ है। उस समय से यहाँ चाय का उत्पादन हो रहा है और बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है। यहाँ 7-8 लाख का एक वर्ष में उत्पादन की दृष्टि से कमाई की जा रही है। साथ ही साथ अगर किसी पौधे में कीड़ा या बीमारी हो जाती है तो नेचुरल तरीके से स्प्रे बनाकर उससे निजात पाते हैं। ये चाय की खेती हम लोग को इतना आगे कर दिया है कि हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब बहुत कुछ जान चुके हैं। फॉरेस्ट वाले हम लोग को सहयोग किया, शासन, और बहुत खर्चा भी किया यहाँ पे हम लोगों के लिए और हम लोगों को बहुत आगे तक बढ़ाया। और मैं अभी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम गरीब महिलाओं को आगे ले आया है। जशपुर के सारूडीह में 20 एकड़ में चाय की खेती हो रही है। खास बात ये है कि यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। इसके लिए ये लोग खुद ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। जन सहभागिता से आर्थिक सशक्तिकरण की सही मिसाल पेश कर रही हैं जशपुर की महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चाय की खेती बनी आर्थिक सशक्तिकरण का आधार। हमने देखा कि पूरे देश में ही लोग कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग अच्छे प्रयास कर रहे हैं। कोई भूखे को खाना खिला रहा है तो कोई प्यासे को पानी पिला रहा है, कोई बेजुबान जानवरों का ख्याल कर रहा है तो कोई किसी तरह से पुण्य का काम कर रहा है, समाज में बदलाव लाने का, बेहतरी लाने का प्रयास कर रहा है। तमाम ऐसी खबरों को समेटकर हम अपने इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।